नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर आप सभी को समझ में ही आ चुका होगा। मीटर की ये सेकेंड क्लास होने वाली है। इससे पहले एक क्लास और हुई थी जिसके अंदर हमने टॉर्क समझे थे कि टॉर्क क्या होते हैं, और इन टॉर्कों को आज हम फिर से इस क्लास में थोड़ी सी नज़र डालेंगे। पूरे नहीं समझाऊंगा, जो टॉर्क किसके अंदर अप्लाई हो गए सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें से विक्षेपण टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और अवमंदन टॉर्क। ठीक है, तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं, तीनों टॉर्क मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास पीएमएमसी मीटर होते हैं, सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखनी है आपको, जो आपके पीएमएमसी मीटर होते हैं वो डीसी प्रकार ये करते हैं। किस प्रकार ये करते हैं भाई? डीसी प्रकार ये करते हैं। पीएमएमसी मीटर डीसी पर वर्क करेंगे। ठीक है, पीएमएमसी मीटर डीसी पर वर्क करेंगे। इसके बाद में पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से मीटर बनाए जा सकते हैं? इसका आप एक एमीटर बना सकते हैं, ठीक है, एक इसका वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर बात की जाए कि यदि इसका वाट मीटर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, तो इसका जवाब है नहीं, इसका वाट मीटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो भैया वाट मीटर इसका नहीं बनाया जा सकता, इसको याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है, मेन एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। इतनी बातें याद रखने के बाद सबसे पहले बात आती है पीएमएमसी मीटर की फुल फॉर्म। पीएमएमसी मीटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र। ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र। अब यहाँ पे हमारे पास दो शब्द निकल कर के आए, एक परमानेंट मैग्नेट, एक मूविंग क्वाइल। यानी कि यहाँ पर इस यंत्र के अंदर जो मैग्नेट रहेगी वो परमानेंट रहेगी। ठीक है, इस यंत्र के अंदर जो आपको मैग्नेट नजर आएगी वो परमानेंट मैग्नेट नजर आएगी, और यहाँ पर जो क्वाइल होगी वो मूविंग होगी, मूव करने वाली होगी। जैसा कि आपको यहाँ पर मैग्नेट नजर आ रही है, एक यू आकार की मैग्नेट, बहुत बड़ी मैग्नेट आपको नजर आ रही है। ठीक है, मतलब ये परमानेंट है, ये कोई विद्युत चुंबक नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रहा है, डार्क डार्क जो यहाँ पे नजर आ रहा है तीनों डायग्रामों के अंदर, ये क्या है? यहाँ पे ये है क्वाइल, जो कि मूव होगी। क्या होगी भाई? मूव होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके फुल फॉर्म की बात कि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रहेगी, मूविंग क्वाइल रहेगी। इसके बाद में बात आती है इसकी संरचना की। इसके अंदर यू आकार की एक बड़ी चुंबक काम में ली जाती है जो कि परमानेंट होती है। उनके बीच में क्या होता है? एक लोह कोर काम में ली जाती है। लोह कोर के ऊपर क्या होता है भाई? अचालक आवरण होता है। क्या होता है भाई? अचालक आवरण होता है। इस अचालक आवरण के ऊपर क्या होता है? जो आपके एल्यूमिनियम की जो चद्दर होती है वो होती है, जिसे आप एल्यूमिनियम फॉर्मर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्यूमिनियम फॉर्मर। यहाँ पे जो वाइंडिंग आपको नजर आ रही है, जस्ट इसके नीचे क्या है? एल्यूमिनियम फॉर्मर है, मतलब एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर वाइंडिंग की जा रही है, और ये जो वाइंडिंग है ये है कॉपर की। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये चीज मैंने यहाँ बना रखी है ब्लैक रंग से। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये है लोह कोर, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग कर रखी है। ये है इसकी संरचना। ये जो है इसका स्केल है। ठीक है, ये जो है इसका स्केल है, और जो इसका स्केल है इसे आप आनुपातिक स्केल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? आनुपातिक स्केल कह सकते हैं। आनुपातिक स्केल में क्या होता है कि इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, 1 और 2 के जो बीच का गैप होता है वो, और 2 और 3 के बीच का गैप, और 3 और 4 के 4, और 5 के 5, और 6 के 6, और 7 के सभी के बीच का गैप बराबर होगा। ठीक है, आनुपातिक के अंदर ये होता है। एक दूसरा मीटर होता है मूविंग आयरन, जिसके अंदर ये जो गैप है बढ़ता हुआ नजर आता है। पहले एक में कम होता है, दूसरे में ज्यादा होता है, तीसरे में और भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे जो पैमाना होता है, इसका जो स्केल होता है, इसके अंदर सभी रेखा जो सभी संख्याएं होती है, सभी संख्याओं के बीच में गैप बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। किस प्रकार का स्केल होता है? इसका आनुपातिक स्केल होता है। किस प्रकार का होता है? आनुपातिक स्केल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं स्केल इसका। ठीक है, स्केल आनुपातिक होता है, आनुपातिक होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे स्केल इसका आनुपातिक होता है। संरचना में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, कॉपर से वाइंडिंग की जाती है। ज्वेल वेयरिंग और स्प्रिंग वगैरह ये सभी हमने पहले ही पढ़ लिए पहली क्लास के अंदर, तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। संरचना मैंने आपके सामने पूरी बना रखी है, तोड़ तोड़ के 3-4 टुकड़ों में बना रखी है। यह है इसका एलिवेशन। जब आप इसको पूरी को देखते हैं, इसके अंदर आपको प्लान भी नजर आ रहा है।
ठीक है। इसके अंदर आपको एलिवेशन भी नजर आ रहा है और थोड़ी साइड भी नजर आ रही है। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको दर्शाया है, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच का गोला है जिसको आप लोहे कोर बोल रहे हैं, वो आपको नजर आएगी। और जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये मैंने प्लान को दर्शा रहा है जब आप इस मीटर को ऊपर से देखते हैं। ऊपर से यानी जब आप इस मीटर को सामने से देखोगे, मीटर को इसी तरह से लगाया जाएगा, ठीक है, मीटर को इस तरह से लगाया जाएगा, यहाँ पे पैमाना। जब आप इसको इस तरह से देखोगे तो अंदर ही आपको इस तरह से नजर आएगा, बिल्कुल प्लान, ठीक है। ये होता है इसका प्लान यानी कि टॉप वे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये मीटर की संरचना हो गई। इसके बाद में मीटर का कार्य सिद्धांत आता है कि मीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। मीटर खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पीएमएमसी मीटर होता है पूरा का पूरा डीसी मोटर से मिलता जुलता है, ठीक है, टोटल डीसी मोटर से मिलता जुलता है। बिल्कुल जो डीसी की मोटर होती है वही आप छोटी मोटर इसको मान लीजिए, ये होती है डीसी की छोटी मोटर। और डीसी मोटर जो वर्क करती है किस सिद्धांत पर काम करती है भाई? खिंचाव बल पर काम करती है। किस बल पर? खिंचाव बल पर काम करती है, खिंचाव बल पर काम करती है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर एक नियम लगेगा जो कि होता है बाएं हाथ का नियम, ठीक है। कौन सा नियम होता है भाई? बाएं हाथ का नियम। ये बाएं हाथ का नियम कैसे लगेगा वो भी बता देंगे। बाएं हाथ का नियम, ये इसके अंदर नियम लगने वाला है, याद रखना है। खिंचाव बल के सिद्धांत पर ये वर्क करेगा और बाएं हाथ का नियम इसके अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है इसकी कार्य प्रणाली। अब कार्य प्रणाली जब हम पढ़ेंगे तो हम इन दोनों नियमों की आवश्यकता होगी, एक सिद्धांत की और एक नियम की। तो यहाँ पर सबसे पहले सिद्धांत को समझते हैं, फिर नियम को समझते हैं। सिद्धांत देखिए क्या कहता है यहाँ पे, जब दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक एन पोल हो गया, ये एक एस पोल हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का क्या देखने को मिलेगा? आपको आकर्षण देखने को मिलेगा, ठीक है, एक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और प्रतिक्रिया कैसी होगी भाई? वो प्रतिक्रिया होगी आपके पास आकर्षण, ठीक है। कैसी प्रतिक्रिया होगी भाई? आकर्षण की प्रतिक्रिया होगी। अगर मैं इसी को बिल्कुल उल्टा कर दूं, एन और एन कर दूं और एस, सॉरी एन और एन कर दूं और एस कर दूं, तो आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी भाई? प्रतिकर्षण की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी इन दोनों के अंदर, ठीक है। प्रतिकर्षण, ये चीजें हम सभी को पता है, आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, लेकिन है तो दोनों के दोनों खिंचाव ही भाई, हो तो दोनों के अंदर खिंचाव ही रहा है भाई। दूर जा रहे हैं तो खिंचाव तो उसमें भी हो रहा है, जो बल रेखा है भाई, बल रेखा है सीधी तो उसके अंदर भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आकर्षण हो रहा है, खिंचाव तो उसके अंदर, दोनों के अंदर खिंचाव बल हो रहा है। तो यहाँ पर यही होता है खिंचाव बल। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या होता है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास। अब ये जो चीज है ना, मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लगाया। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर एक सप्लाई दी जाएगी और स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे दूसरी सप्लाई दी जाएगी, प्लस और माइनस आप मान लीजिए, ठीक है। दो सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दी, प्लस और माइनस की सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दी। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहले से है, ठीक है। जैसे ही हम स्प्रिंग के अंदर सप्लाई देते हैं, स्प्रिंग टच है हमारे पास इस कॉपर की वाइंडिंग से, ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग से कनेक्ट है। जैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर सप्लाई जाएगी, कॉपर की वाइंडिंग में सप्लाई जाएगी, और जैसे ही कॉपर की वाइंडिंग में सप्लाई जाएगी तो कॉपर की वाइंडिंग अपना एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। भाई सभी को पता है भाई, किसी चालक के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं, किसी कोई कॉइल हो, ऐसे नहीं कि हर किसी चालक के अंदर वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन वो इतना प्रबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता, ठीक है, वो इतना प्रबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता। प्रबल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए वायर को पुर्जे का रूप दिया जाता है, यानी कि कॉइल का रूप दिया जाता है। और किसी कॉइल के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहले से था, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने सप्लाई देके बनाया, और जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और इसी दौरान क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एन पोल बना, मान लीजिए एक बार के लिए यदि यहाँ पे एन पोल बना, तो ये क्या कर देगा, इसको दूर भेज देगा। भाई दूर भेजेगा तो ये इसको इधर की ओर भेजेगा, और आपका जो पॉइंटर है ये आगे पीछे होने लगेगा। तो ये होता है इसका कार्य सिद्धांत। खिंचाव बल किस प्रकार से वर्क करता है पता चला। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, दो मैग्नेटिक फील्डों के बीच में एक प्रतिक्रिया होगी, और ये प्रतिक्रिया होने के कारण आपका मीटर जो है स्केल पर रीडिंग देगा। ये होता है खिंचाव बल। खिंचाव बल समझ में आया? बस दो मैग्नेटों को समझ लीजिए। परमानेंट मैग्नेट है, ये आपके पास कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम सप्लाई देंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास ये पहले से था, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, मेन चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को दूर धकेलने की कोशिश करेगा, और जब ये इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हमारे पास ये है ज्वेल बेरिंग, ठीक है, और ज्वेल बेरिंग के ऊपर है हमारे पास ये आपका लोह कोर उपस्थित है। तो ज्वेल बेरिंग क्या है, घुमा देंगे इसको। भाई ज्वेल बेरिंग तो घुमाने के लिए होते हैं, बेरिंग क्या होते हैं, शाफ्ट को घुमाने के लिए होते हैं। एक तरह से ये जो आपका स्पेंडल है, ये जो स्पेंडल है ये शाफ्ट का काम कर रहा है, ये बेरिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सप्लाई जाएगी तो ये घूमेगा, ठीक है, और जब ये घूमने लगेगा तो ये आपके
साफ्ट भी घूमेगी। तो इसी दौरान यहाँ पर जो साफ्ट पर है, साफ्ट नहीं बोलते एक्चुअल में इसको, क्या बोलते हैं भाई, स्पेंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंडल बोलते हैं इसको, स्पेंडल बोलेंगे, साफ्ट नहीं बोलेंगे। जैसे इसके अंदर सप्लाई जाएगी ये घूमने लगेगा, इसके साथ आपका स्पेंडल घूमेगा, स्पेंडल से कनेक्ट है पॉइंटर, और पॉइंटर आगे पीछे होने लगा, इस तरह से ये रीडिंग देगा। यहाँ पे डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है स्पेंडल होता है, ठीक है, ये स्पेंडल है, स्पेंडल के साथ ये कनेक्ट है, जैसे इसके अंदर सप्लाई जाएगी आगे पीछे घूमेगा और आगे पीछे घूम करके रीडिंग देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे किस प्रकार से वर्क करेगा। खिंचाव बल समझ में आया, खिंचाव बल किस प्रकार से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद में, खिंचाव बल के बाद में बात आती है बाएं हाथ के नियम की, कि बायां हाथ का जो नियम है यहाँ पर काम किस प्रकार से करेगा। बायां हाथ को समझते हैं। बायां हाथ का जो नियम है, बायां हाथ के नियम से हम इसके अंदर 2-3 चीजें पता लगा सकते हैं। पहली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दूसरी चालक के घूमने की दिशा, तीसरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे जो आपकी ये तर्जनी उंगली है ये आपको दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मिडल फिंगर ये आपको दिखाएगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और ये है आपका थंब जो आपको दिखाएगा चालक के घूमने की दिशा। ये है हमारा उल्टा हाथ, ठीक है। यहाँ पे हम बायां हाथ की बात करें तो हमें बायां हाथ काम में लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे बायां हाथ काम में लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमें सभी को पता है कि एन से एस की ओर फ्लो होता है। कहाँ होता है भाई? एन से एस की ओर फ्लो होता है। तो एन से एस की ओर बल रेखाओं को एक बार जाने दीजिए। ये बल रेखा है एन से एस की ओर गई, ये बल रेखा है यहाँ से एन से एस की ओर गई, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमारे पास चालक है, यहाँ पर ये चालक है। यहाँ पे एक डायग्राम की हमें और आवश्यकता पड़ने वाली है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये जो आपको इस तरह से सीधा नजर आ रहा है, मैं इस वाइंडिंग को इस तरह से बना सकता हूँ, इस तरह से बना लो इस वाइंडिंग को, ठीक है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ एन और ये एस, ठीक है। ये मैंने एक तीसरा डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पे क्या करना है, बल रेखा है एन से एस की ओर जाती है, हम सभी को पता है एन से एस की ओर बल रेखा है गई। यहाँ पे सबसे पहले उल्टा हाथ काम में लेना है। बल रेखा है कहाँ जा रही है भाई? एन से एस की ओर। तो यहाँ पे ये जो चालक है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी, ठीक है। बल रेखा है एन से एस की ओर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन जो है, सॉरी ये इस तरह से लगेगा, गलती से गलत लग गया हमसे, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन। तो चालक किस ओर घूमेगा भाई? घूम करके बाहर की ओर आएगा। किस ओर आएगा? घूम करके बाहर की ओर। मतलब ये चालक जो है इस तरह से घूमने लगेगा। किस तरह से घूमने लगेगा? इस तरह से घूमने लगेगा, इस तरह से घूमने लगेगा। तो ये है चालक के घूमने की दिशा। समझ में आई बात? ठीक है, ये था बायां हाथ का नियम। अब आपने कहा सर यहां पर लगा दिया, चालक तो ये भी है, अब दूसरी साइड यही नियम लगा के दिखाइए। तो भाई करंट अगर यहां से इस ओर आ रही है तो यहां से इस ओर रहेगी, ठीक है। भाई करंट घूम करके इधर जाएगी ना, तो इसी तरह से जाएगी, ठीक है भाई। यही नियम हम यहाँ लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी एन से एस की ओर। मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर जा रहा है, तो ये बता रहा है करंट की दिशा हमें इस चालक के अंदर ये बता रही है। और ये जो चालक घूमेगा इस तरह से घूमेगा। भाई ये हिस्सा अगर बाहर निकलेगा तो ये हिस्सा तो अंदर जाएगा ना। भाई ये मैंने 2 चालक बनाए, ये घूम करके अंदर आ रहा है तो ये तो बाहर जा रहा है, सॉरी ये बाहर आ रहा है तो ये तो अंदर जा रहा है, तो इस तरह से ये घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन ये, और ये अंदर की ओर जा रहा था और ये बाहर की ओर, तो चालक आपका इस तरह से घूम रहा है। भाई बात समझ में आ गई? इसके अंदर कौन सा नियम लगा? बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम लगा? बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम किस तरह से अप्लाई हुआ पता चला? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पीएमएमसी के अंदर कौन से हाथ का नियम अप्लाई होता है, तो वो होता है बाएं हाथ का नियम, ठीक है। बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली आपको क्या दर्शाएगी? तर्जनी उंगली ये होती है, तर्जनी उंगली यहाँ पे क्या दर्शा रही थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडल फिंगर आपको क्या दर्शा रही थी? करंट की डायरेक्शन। और आपका थंब आपको क्या दर्शा रहा था? चालक के घूमने की दिशा, ठीक है। अब चालक के साथ क्या है? आपका पॉइंटर कनेक्ट है। जब आपका चालक घूमता है तो पॉइंटर भी घूमता है। बात समझ में आई? सिद्धांत समझ में आया? वर्किंग प्रोसेस समझ में आई किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर आपने सप्लाई कैसे दी? सप्लाई मैंने ऐसे दी कि आपके पास ये एक छोटा सा, मान लीजिए एक मैं सर्किट बना लेता हूँ। ये मैंने लैंप लगाया और लैंप लगा करके ये मैंने प्लस सप्लाई दी है, मैंने माइनस सप्लाई दी। अभी यहाँ से 12 वोल्टेज की वोल्टेज फ्लो हो रही है, साइलेंट, ठीक है। अभी यहाँ से 12 वोल्टेज की वोल्टेज फ्लो हो रही है। आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं है और आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मेरे को करंट की वैल्यू बताओ, तो आप सबसे पहले मेरे को क्या बोलोगे? सर आप पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। भाई सीधी सिंपल सी बात है, सर रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, हम करंट की वैल्यू बता देंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू मत बताओ, आप मेरे को करंट की वैल्यू मत बताओ, आप मेरे को वोल्टेज की वैल्यू मत बताओ, आप मेरे को एक एमीटर ला के दो। मैं एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा और श्रेणी क्रम में जोड़ते ही जो मैं एमीटर है ये मेरे को डायरेक्टली बता देगा कि सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आइए जोड़ के देखते हैं।
ये यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है और यहाँ पे एमीटर के जो दोनों सिरे हैं ये एमीटर बना रखा है, मैंने पहले से ही दर्शा रखा है, ये एमीटर है। तो ये एमीटर यही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ थोड़ी है, डायग्राम ही तो अलग है। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको पहले को यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी स्प्रिंग को यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया, एमीटर कनेक्ट हो गया सर्किट के अंदर। अब देखिए जैसे ही यहाँ से करंट जाएगी इसके अंदर सप्लाई जाएगी, मैंने बताया था स्प्रिंग के अंदर सप्लाई जानी है। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग के अंदर सप्लाई जाएगी खिंचाव बल का सिद्धांत अप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद ये जो आपका पॉइंटर है आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। तो ये आपको क्या बता देगा भाई, छोड़ो 5 पे है 6 पे, वो तो मैंने बता रखा है, डायग्राम बना रखा है। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्टली क्या बता दिया, ये आपको डायरेक्ट बताया कि इसके अंदर कितनी एम्पियर फ्लो हो रही है। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि साहब यहाँ से जब हम 2 एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर दर्शा रहा है ना, तो 5 एम्पियर लेते हैं। साहब यदि हमसे यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं तो मीटर के अंदर 5 एम्पियर जा रही है, 5 एम्पियर मीटर दर्शा रहा है, फिर वही 5 एम्पियर निकल रही है और यहाँ पर भी 5 ही एम्पियर है। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर निकली, मीटर के अंदर 5 एम्पियर गई और यहाँ पर हमें फिर से 5 एम्पियर प्राप्त हुई। मीटर ने कितनी एम्पियर खपत की, खपत कितने एम्पियर की हुई, खपत यानी कि मीटर ने कितनी एम्पियर खाई, 0 एम्पियर खाई। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0। तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। कितना होगा एमीटर का रेजिस्टेंस, 0। ये भी यहाँ से एक सवाल निकल चुका है कि पीएमएमसी मीटर में एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमने किस तरह से पता लगाया, ये हमें पता चला कि हमने इसके अंदर 5 एम्पियर दी, फिर से 5 ही एम्पियर प्राप्त हो रही है, एम्पियर की खपत ही नहीं हुई, तो ये हमारे पास एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस 0 हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई यहाँ पे। अब इसके बाद में हम समझेंगे लोहे कोर को। ठीक है, लोहे कोर की संरचना को। तो अब हम देखने वाले हैं लोहे कोर की जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है। इसके अंदर ये जो कोर है, लोहे कोर ही काम में क्यों ली जा रही है, आपको मैं बता दूं, जो लोहे कोर है ये नर्म लोहे की होती है। इस नर्म लोहे की कोर के ऊपर हम अचालक पदार्थ लगाते हैं, पूरी के ऊपर अचालक पदार्थ लगाते हैं। अचालक पदार्थ के ऊपर ये जो आपको वायरिंग नजर आ रही है, जो हमने वायरिंग कर रखी है, इस वायरिंग के जस्ट नीचे नीचे क्या है भाई, एल्यूमिनियम फॉर्मर है, एल्यूमिनियम की चद्दर है। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम की चद्दर हमने काम में क्यों ली, यहाँ पे हमने लोहे कोर काम में क्यों ली, अचालक पदार्थ काम में क्यों लिया है, इन पर बातें करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे लोहे कोर पर। मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एन पोल है और ये एस पोल है, सबको पता है, बल रेखा है एन से एस की ओर जाती है। ठीक है, एक डायग्राम आपके पास ये है और दूसरा डायग्राम आपके पास दूसरा बनता है एन पोल, ठीक है, और दूसरा बनता है एस पोल, और यहां से बल रेखाएं जाती है और इनके बीच में यदि मैं कोई लोहे कोर रख देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मजबूत होगा कि इसका मजबूत होगा, इसका मजबूत होगा, क्योंकि हमने बीच में एक लोहे पदार्थ मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ काम में ले लिया है। तो यहाँ पे लोहे कोर काम में लेने का उद्देश्य क्या है, लोहे कोर काम में लेने का उद्देश्य यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, लोहे कोर का क्या काम था, मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत बनाने के लिए। अब इसके जस्ट ऊपर हमने एक अचालक की परत चढ़ाई थी। अचालक की परत हमने क्यों चढ़ाई है, अचालक की परत हमने इसलिए चढ़ाई है क्योंकि यहां पर इसके ऊपर अचालक की परत के ऊपर हमने एक एल्यूमिनियम फॉर्मर काम में लिया है। क्या काम में लिया है, एल्यूमिनियम फॉर्मर काम में लिया है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्मर यहां से बना देता हूं, मैं अलग से बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, ये लोहे कोर आ गई रेड कलर वाली, ब्लैक कलर वाला अचालक पदार्थ आ गया और आपके पास ये ग्रीन रंग वाली है, ग्रीन रंग वाली क्या है भाई, ये है एल्यूमिनियम फॉर्मर। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्मर। तो यहाँ पे लोहे कोर और एल्यूमिनियम फॉर्मर आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इस कारण हमने के बीच में क्या लगाया है, अचालक पदार्थ लगाया है। ठीक है, इसके कारण हमने इस पे क्या लगाया है, अचालक पदार्थ लगाया है। और इस अचालक पदार्थ के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वाइंडिंग कर रहे थे। ठीक है, ये जो वाइंडिंग ये रही, ये वाइंडिंग यहाँ पे है। हो सकता है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फॉर्मर नजर नहीं आ रही हो, डायरेक्ट वायरिंग नजर आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डायरेक्ट वापस से मैंने थोड़ा सा साइड में इसी चीज़ को यहाँ बना दिया है, जिसमें आपको अचालक पदार्थ नजर आए, एल्यूमिनियम फॉर्मर नजर आए और आपको वाइंडिंग नजर आए, तीनों चीज़ नजर आ रही है। यहाँ पर ये पता चला ये लोहे कोर काम में क्यों ली जा रही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉर्मर काम में क्यों लिया जा रहा है। लोहे कोर का समझ में आया, लोहे कोर क्या काम में आ रही है। अब समझेंगे एल्यूमिनियम फॉर्मर क्या काम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने 3 प्रकार के बल पढ़े थे। एक तो हो रहा था हमारे पास विक्षेपण बल। विक्षेपण बल विद्युत धारा के किसी भी प्रभाव के कारण उत्पन्न हो सकता था। यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ और चुंबकीय प्रभाव में भी कौन सा प्रभाव, खिंचाव बल का।
ठीक है, चुंबकीय प्रभाव में भी कौन सा प्रभाव, खिंचाव बल के सिद्धांत पर यह वर्क कर रहा था। तो यहां पर विक्षेपण बल किसके कारण उत्पन्न हुआ, करंट के कारण उत्पन्न हुआ। विक्षेपण बल का काम यहीं पर खत्म हो जाता है, जैसे ही करंट जाएगी खिंचाव बल उत्पन्न होगा, खिंचाव बल उत्पन्न होगा तो आपकी पॉइंटर जो है 0 से ऊपर की ओर जाएगा, विक्षेपण बल खत्म। इसके बाद में बात आती है नियंत्रण बल की। किसकी बात आती है भाई, नियंत्रण बल की। नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक तो पॉइंटर को किसी एक जगह पर रोकना, ठीक है, और एक 0 पर वापस लेके आना। नियंत्रण बल के दो ही काम थे भाई, जितनी एम्पियर है उस पर रोकना, भाई कितनी एम्पियर सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है, और दूसरी चीज वापस से पॉइंटर को 0 पर लाना। भाई ये पॉइंटर 5 एम्पियर दर्शा रहा है, सप्लाई कटते ही ये वापस 0 पे आ जाए, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे ये किसके कारण होगा, स्प्रिंग काम में ले रखी हमने, तो यहाँ पे नियंत्रण बल किसके कारण लगेगा, स्प्रिंग के कारण लगेगा। आई बटन पे मैं पहले वाली क्लास का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर आपको ये तीनों जो प्रणालियाँ है बल जो है अच्छे से और भी समझ में आ जाएंगे। पहले वाली क्लास को देखिए, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो नियंत्रण बल को समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझा दिया। बस यहाँ पे नियंत्रण बल जो लगेगा स्प्रिंग के कारण लगेगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे जैसे आपका पॉइंटर आगे की ओर जाता है ये स्प्रिंग जो है टाइट होगी, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंटर आगे की ओर जाएगा स्प्रिंग टाइट होगी, जैसे ही सप्लाई कट होगी तो स्प्रिंग वापस से खुल जाएगी। जैसे कि खिलौने वाली गाड़ी आती है, खिलौने वाली गाड़ी में स्प्रिंग होती है, चाबी आप भरते हो जमीन पर छोड़ते हो तो स्प्रिंग जब वापस खुलती है तो गाड़ी आपकी चलती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे जैसे पॉइंटर आगे जाएगा तो पॉइंटर आगे जाने का मतलब है चाबी भरी जा रही है, और जैसे ही लाइट कट होगी इसका मतलब आपने उसको जमीन पर छोड़ दिया है, स्प्रिंग वापस खुलने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर नियंत्रण बल काम करेगा और वापस आपका पॉइंटर 0 पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अवमंदन प्रणाली की। अब लास्ट एंड फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अवमंदन प्रणाली, जिसके लिए इस पूरे लेसन को मान लीजिए कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ा जा रहा था वो आ चुका है अंत में, ठीक है। यहाँ पर हमें यह समझना है कि अवमंदन टॉर्क यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा। आप सभी को पता है विक्षेपण टॉर्क किस प्रकार से अप्लाई हुआ और नियंत्रण बल किस प्रकार से अप्लाई हुआ, स्प्रिंग के कारण उपलब्ध हुआ, लेकिन अवमंदन प्रणाली किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। मैंने आपको बताया कि लोहे कोर है, लोहे कोर के ऊपर क्या है भाई, लोहे कोर के ऊपर अचालक आवरण था, अचालक आवरण के ऊपर क्या था, अचालक आवरण के ऊपर एल्यूमिनियम फॉर्मर यानी कि लोहे की चद्दर थी। अब यहाँ पे जब ये वाइंडिंग इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाई जा रही है तो इस वाइंडिंग के जस्ट नीचे क्या है, एल्यूमिनियम फॉर्मर है, और वो एल्यूमिनियम फॉर्मर भी इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूम रही है। अब यहाँ पे यदि वाइंडिंग इसके बीच में घूम रही है और वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो एल्यूमिनियम फॉर्मर भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूम रही है और उस एल्यूमिनियम फॉर्मर में भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फॉर्मर का जो मैग्नेटिक फील्ड था, एल्यूमिनियम का जो चुंबकीय क्षेत्र था, वो क्या करेगा, इस मेन चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। क्या करेगा भाई, इसका विरोध करेगा। और यहाँ पे एक नियम और होगा, कौन सा होगा भाई, लेंज का नियम, ठीक है। कौन सा नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता मेन चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एल्यूमिनियम फॉर्मर का चुंबकीय क्षेत्र इसी मेन चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा, इसी को निराश करने की कोशिश करेगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को जकड़ लेंगे और यहाँ से जो पॉइंटर में कंपन हो रहा था, कंपन बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर अप्लाई हुआ अवमंदन प्रणाली। एक चीज यहाँ पे आप सभी को ये तो याद ही होगा कि दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट दिशा में काम करते हैं, विक्षेपण बल और नियंत्रण बल। एक चीज हमेशा और याद रखना कि, बताता हूँ एक मिनट, एक चीज यहाँ पर हमेशा एक चीज और याद रखना कि जैसे जैसे विक्षेपण बल बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका क्या बढ़ेगा भाई, नियंत्रण बल भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो नियंत्रण बल और विक्षेपण बल एक दूसरे का अपोजिट तो होते ही है, लेकिन एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं। जैसे जैसे आपका विक्षेपण बल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नियंत्रण बल भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आप सभी को याद रखनी है। तो यहाँ पे अवमंदन प्रणाली भी कंप्लीट हुई, यहाँ पे नियंत्रण बल कंप्लीट हुआ, विक्षेपण बल कंप्लीट हुआ, लोहे कोर की संरचना कंप्लीट हुई, इसका पूरे मीटर की कार्य सिद्धांत कंप्लीट हुआ, कार्य प्रणाली कंप्लीट हुई, संरचना कंप्लीट हुई, और यहाँ पर मैंने इसके बारे में जितनी चीज़ें जाननी जरूरी थी सब कुछ मैंने आपको बताई है। यदि आपके इस क्लास में अभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना है। जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पाए हैं उन चीज़ों का नाम लिखिए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में वापस आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।